Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually deduced the concept and that is distance of a point from a plane. एक गिवन प्लेन आपके पास होता है, एक गिवन पॉइंट आपके पास होता है और उस पॉइंट से लेके उस प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ plane, right? So if you have a point P of x1, y1, z1 and if you have the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 in its general form, then the distance, the perpendicular distance is given by the expression that's mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. This expression will give you the shortest, the perpendicular distance of a point P to the plane where the perpendicular intersects meets the plane at point N, right? So the expression for calculating the shortest distance, the expression for calculating the distance, perpendicular distance of a point from a plane, and that is ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. तो इसी तरह हम दो प्लेन्स के बीच में भी ये जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, देन वी विल चूज अ पॉइंट ऑन वन ऑफ द टू प्लेन्स. इन दो प्लेन्स में से एक प्लेन को हम कंसिडर करेंगे और उस पे चूज करेंगे एक पॉइंट. By taking x equal to 0, y equal to 0, you will get the value of z there. तो वहां से कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पॉइंट के, फिर उस पॉइंट और उस दूसरे प्लेन के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. तो वही जो पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस होगी वही दो प्लेन्स के बीच में भी डिस्टेंस होगी. तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस क्लास एंड दैट इज now we are going to start the next concept of this three-dimensional geometry, and that is intersection of two planes. We are on the section planes and there we have to deduce another concept, that is discuss another concept which is intersection of two planes. दो planes आपस में intersect कब करते हैं? तो जब वो intersect करेंगे तो किस along वो intersect करेंगे. तो यही हमने इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में पढ़ना है. तो since we know that two lines intersect at a point, दो लाइन्स को अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे वो डेफिनेटली एक फिक्स्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. लेकिन क्या दो प्लेन्स भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं जिगरा, प्लेन्स में कुछ अलग चीज है. प्लेन्स में आपके पास है, सपोज आपके पास प्लेन फर्स्ट है, प्लेन सेकंड है. लेफ्ट हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन फर्स्ट, राइट हैंड इज सपोज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन सेकंड. और अगर ये प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट. ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? सो टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बट टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग अ लाइन. तो फॉर इंस्टेंस आपके पास एक प्लेन है जस्ट लाइक this your plane first, suppose it is known as pi1. Similarly आपके पास एक दूसरा प्लेन होगा, वो दूसरा प्लेन हम ऐसे बना लेंगे. So these two planes will intersect along the line this. ये वो लाइन रहेगी जिस लाइन के थ्रू ये आपका जो ब्लैक कलर से मैंने प्लेन बना दिया है, ये आपका प्लेन pi1 है, फर्स्ट प्लेन है. और ये जो ब्लू से बना दिया है ये आपका प्लेन सेकंड है. एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर that these two planes will intersect along this line. ये इस लाइन के along intersect करेंगे. तो सपोज ये आपका प्लेन pi2 है यहां पे, और दिस वन ये आपके पास pi1 प्लेन है. So two planes when intersect each other, they will definitely intersect along a line. तो सबसे पहले हम यही बात प्रूव करेंगे कि सच में दो प्लेन्स लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहे हैं या
नहीं कर रहे हैं। तो फॉर दैट वी मस्ट हैव टू प्लेन्स π1 एंड π2। तो यहां पे मेंशन कर देंगे लेट π1 एंड π2 बी टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। सपोज π1 और π2 हम ले रहे हैं दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, एंड तो जिस लाइन के अलोंग ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये दो प्लेन्स, उस लाइन के अलोंग हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, सपोज ए, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे स्मॉल ए, राइट। सो पॉइंट ए इज एक्चुअली a point which lies on the line of intersection of two planes, because when two planes intersect they definitely intersect along a line, और उस लाइन के along, उस लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया है कैपिटल ए with its position vector as small a vector, and let small a vector be the, yes, what is that, position vector of, is the position vector of a point lying on the, is the position vector of a point which lies on the line of intersection, which lies on the line of intersection of planes π1 and π2। तो जिगरा इन प्लेन्स की इक्वेशन फिर क्या रहेगी? प्लेन की इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। लेकिन यहां पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों प्लेन्स इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं, लिहाजा हम यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे वन पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन की। तो क्या होती है वो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 is actually the equation of that plane which is passing through a given point and is perpendicular to a given vector, right? So here r vector is the position vector of any point lying in the plane, a vector is the position vector of that point through which the plane passes, and n vector is normal to the plane, or we can say that perpendicular to the plane, right? तो जीरा ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे प्लेन π1 के लिए और प्लेन π2 के लिए, तो क्या बनेगी? प्लेन π1 के लिए यही इक्वेशन बनेगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर कोई भी पॉइंट ले लो, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन पासेस। तो ये पॉइंट ए जो है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, ये प्लेन π1 में भी लाई कर रहा है, प्लेन π2 पे भी लाई कर रहा है, इसलिए प्लेन π1 भी इस पॉइंट में से पास होगा और प्लेन π2 भी इस पॉइंट में से पास होगा। तो ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। बट n1 here, n1 is the normal to plane first, similarly n2 would be normal to plane second। तो इन दो प्लेन्स की इक्वेशन फिर क्या बनेगी? yes, therefore the equations of the planes, therefore the equations of the planes are, तो इन प्लेन्स की इक्वेशंस क्या बनेगी? yes, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n1, क्योंकि फर्स्ट प्लेन है तो n1 इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन, इज इक्वल टू 0। वी आर कीपिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? यही आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि दूसरा प्लेन भी इसी पॉइंट में से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। वी आर कीपिंग दैट इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट? So these are the equations, these are the two equations of planes π1 and π2 from the given condition that when they are intersecting they must intersect। यहां पे हम पहले प्रूव करेंगे कि सच में ये intersect करेंगे along a line or not। So एक प्लेन की इक्वेशन ये और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये। लेकिन अगर इन इक्वेशंस को देखा जाए, देखो जिगर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक वेक्टर है, n1 एक दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर्स का ये भी नॉन जीरो वेक्टर होगा, ये भी नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब यही वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n2 ये भी 0 के बराबर है,
इसका मतलब r माइनस ए परपेंडिकुलर टू n1 है, लेकिन इसका मतलब r वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 आल्सो. सो इंप्लाइज यहां से हमें क्या मिलेगा, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, yes, n1 and n2 is perpendicular to both n1 and n2. सो जिगर r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि r माइनस ए डॉट n1 जीरो के बराबर है, इन दो वेक्टर्स का डॉट जीरो के बराबर है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे. इन दो वेक्टर्स का डॉट आपस में ये डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे. इसका मतलब ये r माइनस ए वेक्टर जो है ये n1 पे भी परपेंडिकुलर है और n2 पे भी परपेंडिकुलर है. अब सपोज आपके पास दो वेक्टर्स है, ये आपका n1 वेक्टर है और ये आपका n2 वेक्टर है, एंड सपोज दे आर इंक्लाइनेड विद सम एंगल, राइट. और r माइनस ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर देखेंगे ये n1 है, ये n2 है, इनके बीच में जो एंगल है वो सपोज थीटा है, तो अगर इन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस कर देंगे वो क्या आएगा, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर आएगा, राइट. अब ये कह रहा है कि ये वेक्टर r वेक्टर माइनस, तो ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है, ये क्या फिर रहेगा n1 क्रॉस n2. अब ये कह रहा है r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2. एक और दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वो भी n1 और n2 पे परपेंडिकुलर है. तो जब वो n1 और n2 पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर एक दूसरा वेक्टर भी इन दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा तो वो दूसरा वेक्टर r वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड n1 क्रॉस n2 ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे. आर यू गेटिंग मी? सो यहां पे implies r वेक्टर माइनस a वेक्टर is parallel to n1 cross n2, right? Because it is perpendicular to both n1 and n2, so it must be parallel to their cross product. That is r vector minus a vector is parallel to n1 cross n2. तो जिगर आपके पास एक वेक्टर है r वेक्टर माइनस a वेक्टर, दूसरा वेक्टर है n1 क्रॉस n2, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स एक स्पेशल कंडीशन को होल्ड करते हैं, क्या, कि वन वेक्टर मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. सो इंप्लाइज वन वेक्टर दैट इज r वेक्टर minus a vector must be equal to some scalar times, suppose lambda times n1 cross n2, where lambda is a scalar or a real number. Is that clear? So implies यहां से क्या मिलेगा, r vector minus a vector is equal to lambda times n1 एक वेक्टर है, n2 एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स का क्रॉस कर दो तो एक वेक्टर आएगा. सपोज उस वेक्टर का नाम हम यहां पे रखेंगे b, वायर b वेक्टर इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2. सो इंप्लाइज हमें क्या मिल रहा है यहां से, यस, r वेक्टर. सो r वेक्टर ये यहां पे माइनस ए वेक्टर है, उसको RHS में ले लो तो क्या बनेगा, r वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, या इस b के बदले आप v वेक्टर भी लिख सकते हो. तो हमें क्या मिला, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स v या t टाइम्स v. सो r इज इक्वल टू a प्लस t टाइम्स v क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म, विच इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म. So which is the vector equation of straight line, which is the vector equation of straight line, which is the vector equation of straight line in one point form, in one point form. So that is actually the vector equation. हमने दो प्लेन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को आपस में सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b और लैम्डा टाइम्स v, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स v और t टाइम्स t टाइम्स v is actually the, yes, equation of a line, equation of a straight line passing through a given point and parallel to a given vector.
हमारे पास एक लाइन थी जिसकी हमने इक्वेशन निकाली थी, जो एक पॉइंट में से पास हो रहा था, जिसका पोजीशन वेक्टर था a, और एक और वेक्टर था वहां पे v विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आई थी वहां पे, a इंटू यस r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस t टाइम्स v वेक्टर। तो वो ये इक्वेशन भी बिल्कुल उसी फॉर्म में, इसलिए ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेगा, ए स्ट्रेट लाइन। So which is the vector equation of straight line in one point form? हमने दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को सॉल्व कर दिया, निकल के आया एक स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब, when two planes intersect they must intersect along a line and in no point outside that line, right? तो यहां पे मेंशन कर देंगे, thus if two planes intersect, if two planes intersect, if two planes intersect, they must intersect along a line and in no point outside it. यानी दो प्लेन्स अगर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों प्लेन्स सिर्फ एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करेंगे, यानी देयर इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स, बट देयर इज एक्चुअली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। आर यू गेटिंग मी? आई एम रिपीटिंग द फैक्ट, देयर इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, बट देयर इज ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। तो यही प्रूव कर रखा है, यही प्रूव करना था कि दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दे मस्ट इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन। नाउ इसी के रिलेट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। यानी अगर आपके पास दो प्लेन्स है, एक का नाम है π1, दूसरे का नाम है सपोज यहां पे π2, जिस लाइन के अलोंग ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन के अलोंग, उस लाइन में से जो प्लेन पास होगा या जितने भी सारे प्लेन्स उस लाइन के थ्रू पास होंगे उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। Now we are on the concept and that is planes passing through the line of intersection of two planes. आपके पास यहाँ पे दो प्लेन्स हैं, ये ब्लैक प्लेन जो है दैट्स डिनोटेड बाय π1 और ये ब्लू प्लेन जो ब्लू कलर से बनाया गया प्लेन है एंड सपोज दैट इज π2 एंड दीज टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग अलोंग दिस लाइन। ये इस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें आप निकालना है उस प्लेन की इक्वेशन या उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के यानी इस लाइन और इंटरसेक्शन में से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहे हैं, राइट? So that is we are actually dealing with the planes which are passing through the line of intersection of planes π1 and π2। तो उस प्लेन या उन प्लेन्स की क्या इक्वेशन रहेगी जो दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में पास हो रहे हैं, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग टू प्लेन्स π1 and π2। सो सबसे पहले यहां पे मेंशन कर देंगे लेट π1 and π2 be two intersecting planes with their respective equations as, suppose उनकी respective equations जो हैं, प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन सपोज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 है in the standard form, keep it as first, and दूसरे प्लेन की जो इक्वेशन है वो बन रही है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, that is the plane equation of plane second. r vector is the position vector of any point on the plane first and n1 vector is vector perpendicular to plane first. Similarly r vector is again the position vector of any point on this plane second and n2 is that vector which is perpendicular to plane second, right? Now अब हम एक पॉइंट P चूज करेंगे और वो पॉइंट P उसका सपोज हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे s वेक्टर, स्मॉल s वेक्टर। Now let
P with position vector small s be any point on the line of intersection of planes pi1 and pi2, as we know that two planes must intersect along a line. तो एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल s ले रहे हैं, और ये पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये किस पे लाई कर रहा है, ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर pi1 and pi2. Let point P with position vector small s be a point on the line of intersection of planes first and second. तो प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकंड जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी लाइन पे हम एक पॉइंट P चूज कर रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल s. तो ये पॉइंट P चूंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, इसलिए प्लेन pi1 में भी होगा, इसलिए ये प्लेन pi2 में भी होगा. सो देयरफॉर ये पॉइंट s pi1 को भी सेटिस्फाई करेगा, pi2 को भी सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर P satisfies both the planes pi1 and pi2. लिहाजा ये दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब वहां पे जो अननोन पोजीशन वेक्टर है वो रिप्लेस होगा किससे, s से, क्योंकि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल s. तो वहां पे अननोन पोजीशन वेक्टर कौन है, r. तो इक्वेशन क्या बनेगी, s डॉट n1 इज इक्वल टू d1. We will get s vector dot n1 vector is equal to d1. S vector dot n1 is equal to d1, and जब सेकंड प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब यहां पे सेकंड रखेंगे इसका नाम. तो जब सेकंड प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, अननोन पोजीशन वेक्टर जो r वेक्टर है दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अगेन s, and s vector dot n2 vector must be equal to d2. Is it clear? अब क्या करेंगे जिगरा, ये इक्वेशन s डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और s डॉट n2 इज इक्वल टू d2 जो है, इन दो इक्वेशंस में हम पहले मल्टीपल करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे लैम्डा से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे दूसरे स्केलर म्यू से, फिर आपस में ऐड कर देंगे. तो जब इसको लैम्डा से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा लैम्डा टाइम्स s डॉट n1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d1. जब यहां पे म्यू से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा म्यू टाइम्स s डॉट n2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स d2. फिर आपस में ऐड कर दो तो LHS को LHS के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स, या पहले यहां पे मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाइंग, तो फिर इसका नाम यहां पे थर्ड रख लेंगे, इसका नाम यहां पे फोर्थ रख लेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय लैम्डा and fourth by mu, and then adding, और फिर ऐड कर दो, and then adding we get, yes, what we get, lambda times s dot n1. So lambda times s dot n1 plus lambda times mu times s dot n2, mu times s dot n2 is equal to lambda times d1 plus mu times d2. ठीक है जिगरा, थर्ड को मल्टीपल किया लैम्डा से बोथ साइड्स, फोर्थ को मल्टीपल किया म्यू बोथ साइड्स, फिर क्या किया, फिर आपस में ऐड कर दिया, तो LHS का LHS से और RHS का एडिशन RHS से, राइट. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज इंप्लाइज, लुक हियर, अगर इस टर्म और इस टर्म को देखेंगे, यहां पे भी s डॉट है, यहां पे भी s डॉट है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस s डॉट, इसको हम कॉमन लेके आएंगे, तो क्या बनेगा एक्चुअली, s वेक्टर डॉट, यहां पे बचेगा लैम्डा n1 प्लस म्यू n2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d1 प्लस म्यू टाइम्स d2. लैम्डा टाइम्स s डॉट लैम्डा टाइम्स n1 प्लस म्यू टाइम्स n2 इज इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस म्यू d2. यानी ये s वेक्टर जो है, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है,
तो ये फिर एक जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जनरल मतलब जनरल में हम क्या लेते हैं, आर। सो पॉइंट पी विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल एस सेटिस्फाइज द इक्वेशन आर डॉट लैम्डा टाइम्स n1 प्लस म्यू टाइम्स n2 इज इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस म्यू d2। तो यहां पे मेंशन कर देंगे क्योंकि जनरल फॉर्म में ये एक्चुअली यहां पे आर है। अब हमने इसमें पॉइंट पी को डाला है जिसका पोजीशन वेक्टर एस है, तो हम कहेंगे a point p with position vector small s satisfies the equation r dot lambda n1 plus mu n2 is equal to lambda d1 plus mu d2. So implies p with position vector small s satisfies the equation yes r dot क्या है एक्चुअल इक्वेशन, r dot lambda s1 plus mu s2 is equal to lambda times d1 plus mu times d2. क्लियर। लेकिन जिगरा r डॉट अगर लैम्डा टाइम्स s1 आपके पास वेक्टर है, s2 आपके पास वेक्टर है, दो वेक्टर्स का सम फिर से एक वेक्टर के बराबर आ रहा है। सो सपोज अगर इस वेक्टर को आप n से डिनोट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी r डॉट n इज इक्वल टू d, और इसको d से डिनोट करोगे तो ये बनेगा r डॉट n इज इक्वल टू d। r डॉट n इज इक्वल टू d क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बट r डॉट lambda s1 plus mu s2 is equal to lambda times d1 plus mu times d2 represents the equation of plane, सपोज इस प्लेन का नाम हम रखेंगे पाई 3 से पाई 3, इक्वेशन ऑफ प्लेन से, क्योंकि पाई 3 होगा लैम्डा डॉट n1 इज इक्वल टू डी, एक प्लेन है लेकिन ये एक तीसरा प्लेन है तो इसको हमने डिनोट किया है किससे, पाई 3 से। सो रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से पाई 3 सच दैट अगर ये पोजीशन वेक्टर r जो है, ये पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इन दो प्लेन्स में लाई कर रहा है, तो दैट पॉइंट विल लाई along दिस लाइन, क्योंकि r वेक्टर डॉट लैम्डा s1 प्लस म्यू s2 ये एक्चुअली दो प्लेन्स का सम हमने लिया है, लेकिन r वेक्टर इन दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब r वेक्टर भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। सो सच दैट इफ द पोजीशन वेक्टर r a point satisfies the equation of pi 3, then it also satisfies the equation of planes pi 1 and pi 2. So represents the plane say pi 3 such that if r vector is the position vector of a point on pi 3, then it is the position vector of a point on pi 1 and pi 2. तो जिगरा जो प्लेन पाई 1 और पाई 2 का की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पे कहीं पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। सपोज उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर वेक्टर, लिहाजा ये स्मॉल आर वेक्टर प्लेन पाई 1 में भी होगा, प्लेन पाई 2 में भी होगा। अब हमें मिली एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन जो किस फॉर्म में है, r डॉट लैम्डा टाइम्स s1 प्लस म्यू टाइम्स s2 इज इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस म्यू d2। ये एक तीसरा प्लेन होगा और ये तीसरा प्लेन भी इसी लाइन में से पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि r उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। r कहां पे है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। जब r है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, r इक्वेशन ऑफ पाई 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पाई 3 भी होगा पास थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो दैट मीन्स ये इक्वेशन जो बन गई r डॉट लैम्डा s1 प्लस म्यू s2 इज इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस म्यू d2 would be the equation of plane passing through the line of intersection of planes pi 1 and pi 2. Thus, r dot lambda s1 plus mu s2 is equal to lambda times d1 plus mu times d2 represents the equation of a plane
represents the equation of a plane, represents the equation of a plane passing through the line of intersection, passing through the line of intersection of planes, yes, pi 1 and pi 2. तो क्या रहेगी उस प्लेन की इक्वेशन जो दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है? आर डॉट लैम्डा s1 प्लस म्यू s2 इज इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस म्यू d2. तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली दो प्लेन्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है. अगर इन प्लेन्स को, अगर पाई 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्म में, सपोज पाई 1 की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में मिल रही है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और पाई 2 की इक्वेशन सपोज आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0. तो फिर ये दो प्लेन्स हैं, सपोज ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, तो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में जो तीसरा प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? जस्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि लैम्डा s1 प्लस म्यू s2 इक्वल टू लैम्डा d1 प्लस लैम्डा d2, ये प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकंड की लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही है. तो यहां पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, यानी पहले स्केलर से मल्टीपल कर दो फिर बाद में सम. तो ये क्या बनेगा? यहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? लैम्डा टाइम्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस सम स्केलर म्यू टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2. यहां पे अगर आप लैम्डा d1 और लैम्डा d2 को इसमें LHS में लेके आओगे तो RHS में क्या बचेगा? 0. वो वेक्टर फॉर्म में है इक्वेशन प्लेन पाई 3 की इक्वेशन, और ये इक्वेशन रहेगी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म. तो क्या होती है उस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन? जो प्लेन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है. लैम्डा टाइम्स फर्स्ट प्लेन विदाउट 0, वहां पे इक्वल टू 0 हम लेते हैं, उसको छोड़ो. So lambda times first plane without 0 plus mu times second plane without 0 is equal to 0. Must be the equation of that plane which passes through the line of intersection of two planes. अब लैम्डा आपके पास एक स्केलर है और सपोज लैम्डा को हम 1 ले लेंगे तो 1 इनटू दैट थिंग तो यही बनेगा, और यहां पे म्यू को सपोज रिप्लेस करेंगे लैम्डा से, तो इक्वेशन क्या बनती है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0. ये भी यहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी यहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन है बट वेक्टर फॉर्म में. तो जिगरा, अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं, पाई 1 जिसकी इक्वेशन ये है और पाई 2 जिसकी इक्वेशन ये है, तो सपोज ये दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन. ये थ्रू अलोंग ए लाइन इंटरसेक्ट करेंगे. तो उस लाइन में से अगर आपको कोई तीसरा प्लेन या बहुत सारे प्लेन्स पास करने होंगे, उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0. यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो उन सारे प्लेन्स का और फिर उसको 0 के बराबर ले लो. वो जो इक्वेशन ऑफ नई इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी वही रहेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. तो रिमार्क में हम यहां पे मेंशन कर देंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन, the equation of plane passing through the line of intersection of planes. कौन कौन से प्लेन? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 is plane first की equation, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 प्लस यानी लीनियरली इनको कंबाइन कर दो
So plus some scalar times, that is lambda times a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. तो ये इक्वेशन जो रहेगी, that must be the equation of that plane which is passing through the line of intersection of planes pi 1 and pi 2. तो जिगर आपके पास दो प्लेन्स हैं, pi 1 और pi 2, उस तीसरे प्लेन पाई 3 की इक्वेशन क्या रहेगी जो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है? तो डायरेक्टली पाई 1 की इक्वेशन डाल दो, दैट इज पाई 1, लेकिन विदाउट जीरो, इज इक्वल टू जीरो नहीं, खाली एलएचएस उसका. सो पाई 1 प्लस कर दो सम स्केलर टाइम्स लैम्डा टाइम्स पाई 2, फिर से जीरो के बगैर, इक्वालिटी के बगैर, ठीक है जिगरा. सो पाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स पाई 2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन जो बनेगी, दैट मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ plane pi 3 which is passing through the line of intersection of planes first and second, or pi 1 and pi 2. So all about the concept of intersection of planes and equation of planes passing through the line of intersection of two planes, right? So now I think this is the building material for our exercise, and that is last exercise of this unit excluding miscellaneous. इसके बाद miscellaneous भी है. So we should have some fun with the exercise 11.3, but that we will do in the next class.